क्या आप जानते हैं कि जापान में एक तरीका है जिससे आत्मा को बिना दवाओं, बिना थेरेपी या बोले गए शब्दों के ही ठीक किया जा सकता है, केवल स्याही और कागज का इस्तेमाल करके। कहा जाता है कि जब दिल घायल होता है तो लिखना आत्मा का एक आईना बन जाता है। आज मैं आपको एक गहरे सफर पर आमंत्रित करता हूं, जहां स्याही ठीक करती है, शब्द आजाद करते हैं और मौन सिखाता है। जापानी कला में लिखने के माध्यम से घावों को ठीक करने में आपका स्वागत है। जापानी परंपरा में लिखना कभी केवल संवाद का साधन नहीं माना गया। यह हमेशा एक आध्यात्मिक मार्ग रहा है, अपने विचारों को बिना निर्णय के देखने का तरीका और उस चीज की खोज करने का तरीका जो हमारे भीतर अदृश्य रहती है। जापानी लोग मानते हैं कि हर लिखे गए शब्द में आत्मा का एक हिस्सा होता है और ईमानदारी से लिखने पर हम उन अंधेरों को मुक्त करते हैं जो हमारे भीतर रहते हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे लिखना एक चिकित्सात्मक अभ्यास बन सकता है, जिसे जापानी दर्शन के अवधारणाओं जैसे वाबी साबी, किंत्सुगी और सोगनाई से प्रेरित किया गया है। आप जानेंगे कि कैसे लिखना दर्द को सीख में, अराजकता को स्पष्टता में और घावों को सुंदरता में बदल सकता है। जापान में कहा जाता है कि शब्दों में आत्मा होती है। कोतोदामा, जिसका शाब्दिक अर्थ है शब्दों की आत्मा, मानता है कि शब्द केवल विचार नहीं संप्रेषित करते, बल्कि उनमें ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा होती है जो हमारे वातावरण को संतुलित या बदल सकती है। जब हम अपने भावनाओं को लिखते हैं, कोतोदामा उपस्थित होता है। लिखना एक मौन समारोह बन जाता है, जहां कागज पर डाले गए हर शब्द से फंसी हुई भावनाएं मुक्त होती हैं। कई साधु, समुराई और कवि रोजाना लिखने का अभ्यास करते थे, आत्मा की शुद्धि के लिए। यह दूसरों के लिए पढ़ने के लिए नहीं था, बल्कि खुद को समझने के लिए। और यही घाव भरने के लिए लिखने का सार है। यह दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद से मिलने के लिए है। वाबी साबी जापान की सबसे गहरी और भावुक दार्शनिक विचारधाराओं में से एक है। यह हमें दुनिया को अधिक विनम्र और संवेदनशील नजरों से देखने, पूर्णता में नहीं बल्कि साधारण, अधूरा और क्षणभंगुर में सुंदरता खोजने का आमंत्रण देता है। यह स्वीकार करने का तरीका है कि जो भी जन्म लेता है वह बदलता है, बूढ़ा होता है और गायब हो जाता है, और यही क्षणभंगुरता उसकी असली मूल्यवानियत है। एक समाज में जो अक्सर पूर्णता की प्रशंसा करता है, वाबी साबी हमें याद दिलाता है कि सबसे वास्तविकता उन चीजों में है जिनमें समय के निशान, दरारें और छायाएं बिना डर के दिखाई देती हैं। जब इस दर्शन को लिखाई में लागू किया जाता है तो यह एक शक्तिशाली आंतरिक मार्गदर्शक बन जाता है। यह हमें सिखाता है कि हमारे शब्दों को अर्थपूर्ण होने के लिए परिपूर्ण होने की जरूरत नहीं है। संदेह, मिटाए गए निशान और त्रुटियों से भरे पाठ भी एक मौन सुंदरता रख सकते हैं, क्योंकि वे ईमानदारी से निकलते हैं। वाबी साबी की दृष्टि में लिखना यह स्वीकार करना है कि हर शब्द, चाहे वह कितना भी अशुद्ध या अधूरा क्यों न लगे, आत्मा के एक ईमानदार स्थान से उत्पन्न होता है। यह पूर्ण रूप से कहने के तरीके को खोजने का नहीं, बल्कि सच में जो महसूस होता है उसे कहने का साहस करने का अभ्यास है। हम अपने दर्द के बारे में लिखते समय पूर्णता का पीछा नहीं करते, बल्कि सच्चाई का। सच्चाई सीधी या सममित नहीं होती। यह कच्ची, कभी कभी भ्रमित करने वाली, लेकिन हमेशा जीवित होती है। कागज पर डाला गया हर शब्द एक पुरानी मिट्टी के बर्तन की दरार की तरह है। उन दरारों को छुपाया या पूरी तरह से ठीक नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें सम्मान के साथ देखा जाना चाहिए, क्योंकि उनमें आपकी कहानी है। जहां अन्य लोग टूटन देखते हैं, वाबी साबी सुंदरता देखता है, क्योंकि टूटना जीते हुए अनुभव का प्रमाण है। इस दृष्टिकोण से लिखना अपने आप से मेलजोल का एक कार्य है। यह स्वीकार करना कि हमारे निशान भावनात्मक, मानसिक या शारीरिक भी कलाकृति का हिस्सा है। हर गलती, हर मौन, हर अधूरी पंक्ति हमारी मानवता का प्रतिबिंब है। उस अपूर्णता को अपनाकर हम निर्णय से डरना छोड़ देते हैं और अधिक शुद्ध, अधिक स्वतंत्र स्थान से लिखना शुरू करते हैं। इस प्रकार लिखाई में वाबी साबी केवल शब्दों को सुंदर नहीं बनाता, यह उन्हें प्रामाणिकता के स्थान में बदल देता है। यह हमें सिखाता है कि कला परिपूर्ण रूप में नहीं, बल्कि उसे सहारे रखने वाली भावना में है। वास्तविकता, नाजुकता
और क्षण भंगुरता से जन्मी सुंदरता से गहरी कोई सुंदरता नहीं है, क्योंकि अंत में वाबी साबी से लिखना जीवन से लिखना है, एक अपूर्ण लेकिन पूरी तरह सच। किंत्सुगी जापानी संस्कृति की सबसे काव्यात्मक अभिव्यक्तियों में से एक है। इसका शाब्दिक अर्थ है सोने के साथ जोड़ना, और यह टूटे हुए मिट्टी के बर्तन को सोने के पाउडर के साथ मिलाए गए रेजिन से जोड़ने की प्रक्रिया है। पहली नजर में यह केवल एक कला तकनीक लगती है, लेकिन इसका प्रतीकात्मक महत्व भौतिक वस्तु से कहीं अधिक है। किंत्सुगी हमें सिखाता है कि दरारें शर्म की बात नहीं है और उन्हें छुपाया नहीं जाना चाहिए। इसके विपरीत वे एक नई सुंदरता के जन्म स्थान बन सकती हैं। हर सुनहरी दरार उस टुकड़े के इतिहास का सम्मान करती है। यह दिखाती है कि टूटना अंत नहीं बल्कि कुछ अधिक मूल्यवान की शुरुआत है। जब हम इस दर्शन को भावनात्मक क्षेत्र में लागू करते हैं तो हम समझते हैं कि इंसान भी सोने से पुनर्स्थापित किया जा सकता है, न कि छूने वाले बल्कि महसूस किए जाने वाले सोने से। वह प्रतीकात्मक सोना स्वीकृति, सीख, आत्मप्रेम और लचीलापन से बना है। जब हम अपने घावों के बारे में लिखते हैं, हम आंतरिक किंत्सुगी करते हैं। कागज पर बहने वाला हर शब्द हमारे अतीत के बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ने वाली अदृश्य टांका बन जाता है। हर वाक्य एक भावनात्मक सुनहरी रेखा है जो दर्द को समझ में और नुकसान को ज्ञान में बदल देती है। दर्द से लिखना इसका अर्थ नहीं कि उसे फिर से जीना, बल्कि इसे नया अर्थ देना है। लिखाई के माध्यम से जो कभी खुला घाव था, वह अब एक कहानी बन जाता है जिसे हम शांति से देख सकते हैं। इस तरह दर्द दुश्मन नहीं बल्कि गुरु बन जाता है। हर ईमानदारी से लिखा गया शब्द आत्मा की छोटी मरम्मत है, उस चीज के साथ मेलजोल जो कभी हमें तोड़ गया। लिखाई का किंत्सुगी हमें दृष्टिकोण बदलने के लिए आमंत्रित करता है। अब यह निशानों को मिटाने का नहीं, बल्कि उन्हें प्रकाशित करने का है। जब दरारों को स्वीकार किया जाता है तो वे दोष नहीं बल्कि ताकत के प्रतीक बन जाती हैं। यही असली सुंदरता प्रकट होती है, केवल सतह पर नहीं बल्कि उन निशानों में जो सफलता की कहानी बताते हैं। जब दर्द शब्दों में बदलता है तो वह कला बन जाता है, और जब वह कला साझा की जाती है तो यह केवल लिखने वाले को ही नहीं बल्कि पढ़ने वाले को भी ठीक करती है। क्योंकि किंत्सुगी केवल वस्तुओं या टूटे दिलों की मरम्मत नहीं करता, यह मानव आत्माओं के बीच संबंध को ठीक करता है। इस अर्थ में लिखना मुक्ति का एक तरीका है, हमारी दरारों को सहानुभूति और सत्य के सोने से ढकने की प्रक्रिया। इस प्रकार किंत्सुगी हमें याद दिलाता है कि जो कुछ भी टूटता है वह और अधिक ताकतवर होकर पुनः जन्म ले सकता है। नाजुकता कमजोरी नहीं है बल्कि परिवर्तन की दिशा में एक द्वार है। और जिस तरह सोने से मरम्मत की गई मिट्टी की चीनी मिट्टी की वस्तु अनोखी बन जाती है, वैसे ही हर व्यक्ति जो अपनी कहानी को स्वीकार करता है और दिल से उसे लिखता है, एक अद्वितीय, अनुपम और प्रकाशित रचना बन जाता है। सोगनाई शब्द जापानी दर्शन की सबसे गहरी शिक्षाओं में से एक को समेटे हुए है, उस चीज को स्वीकार करना जिसे बदला नहीं जा सकता। इसका शाब्दिक अर्थ है अटालनीय, लेकिन इसका असली सामर्थ्य त्याग में नहीं बल्कि जीवन की प्रकृति को समझने से आने वाली शांति में निहित है। सोगनाई का मतलब है वास्तविकता को सीधे देखकर कहना, यह है जो है और फिर भी मैं शांत हूं। यह हार के बिना आत्मसमर्पण है, कड़वाहट के बिना स्वीकार्यता है। यह समझना कि अपरिहार्य के खिलाफ लड़ाई केवल दुख को बढ़ाती है, जबकि उसे स्वीकार करने से हमें शांति मिलती है। लेखन में यह दर्शन पूरी तरह से प्रतिध्वनित होता है। जब हम लिखने बैठते हैं, हम भी उन चीजों का सामना करते हैं जिन्हें बदल नहीं सकते। यादें जो दर्द देती हैं, शब्द जो पहले ही कहे जा चुके हैं, फैसले जो पीछे छूट गए हैं। यही वह पल है जब हम हनाए सीखते हैं, छोड़ना सीखते हैं, नियंत्रण छोड़ना, सब कुछ समझने की आवश्यकता छोड़ना, यहां तक कि भाषा की पूर्णता छोड़ना। तब लेखन एक सचेत आत्मसमर्पण बन जाता है, एक ऐसा स्थान जहां भावनाएं बिना प्रतिरोध के बह सकती है। बिना भय, बिना सेंसर के लिखते हुए हम शब्दों को अपने असली प्रतिबिंब में बदलने देते हैं। सोगनाई की आत्मा में लिखी हर पंक्ति एक छोटा स्वतंत्रता का कार्य है। यह एक सांस की तरह है जो कहती है, यह मैंने अनुभव किया और यह ठीक है,
उस सरल स्वीकार्यता में कुछ शक्तिशाली घटता है। अतीत हमारी शक्ति नहीं रखता। हम अब लिखते नहीं ताकि बीती घटनाओं को बदल सकें, बल्कि उन्हें समझने और अंततः छोड़ने के लिए। असली उपचार उसी क्षण शुरू होता है जब हम अपनी कहानी से लड़ना छोड़ देते हैं। जैन बौद्ध धर्म में शिकांताजा की अवधारणा है, जिसका शाब्दिक अर्थ है बस बैठना। यह लक्ष्यहीन, प्रयासहीन, बिना परिणाम की खोज की ध्यान विधि है। इसका मतलब है पूर्ण रूप से वर्तमान में रहना, मन को अपने आप बसने देना, जैसे पानी में धीरे धीरे बैठता धूल का कण। चिकित्सात्मक लेखन इस अभ्यास के समान है। जब हम बिना सुधार, बिना निर्णय या तुरंत अर्थ देने के प्रयास के लिखते हैं, हम शुद्ध उपस्थिति की स्थिति में पहुंच जाते हैं। शब्द एक तरह की श्वास बन जाते हैं, अंदर और बाहर आते हैं, साथ में वह सब लेकर जो दिल को छोड़ना है। बिना अपेक्षाओं के इस तरह लिखने से मन शांत होता है और आत्मा अपनी प्राकृतिक लय पाती है। पाठ का अराजक, भ्रमित या पुनरावृत्त होना कोई समस्या नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि यह सच्चा हो। जैसे पानी बिना रोक टोक बहता है, लेखन भी अपनी दिशा स्वयं पा लेता है। कभी कभी केवल भावनाओं को कागज पर बहने देना पर्याप्त होता है, ताकि हमारे भीतर कुछ शांतिपूर्वक क्रम में आ सके। जापान के कई मंदिरों में एक बहुत पुरानी परंपरा है, पत्र लिखना जिन्हें कभी नहीं भेजा जाता। ये संदेश उन लोगों, यादों या परिस्थितियों के लय होते हैं जो अभी भी दर्द देती है। फिर उन्हें संग्रहित किया जाता है या एक छोटे विमोचन समारोह में जलाया जाता है। यह क्रिया यह दर्शाती है कि जो अब हमारा नहीं है, उससे हम मुक्त हो रहे हैं। इस संदर्भ में लिखना संवाद करना नहीं, बल्कि शुद्धिकरण करना है। आग या मौन उस चक्र को बंद कर देता है जो शब्दों ने खोला। इस प्रकार सोगनाई, हनाय और शिकांताजा एक ही बिंदु पर मिलते हैं, स्वीकार्यता। स्वीकार करना हार मानना नहीं है, बल्कि जो हुआ उसका मूल्य पहचानना है। उस शांति से लिखना अतीत से मेल जोल करने का एक तरीका है, दर्द को समझ में और मौन को शांति में बदलने का। क्योंकि अंततः लेखन केवल अनुभव की कहानी नहीं बताता, यह ठीक करता है, मुक्त करता है और बदलता है। हर ईमानदारी से लिखा शब्द आंतरिक संतुलन का बीज है। यह याद दिलाता है कि हम जो हैं, हमारी गिरावट, नुकसान और सीख, उसे भी सहानुभूति के साथ अपनाना चाहिए। कल्पना कीजिए एक पारंपरिक जापानी कमरे की। फर्श पर तातामी, जलती हुई मोमबत्ती, पूर्ण मौन। केवल आप, एक ब्रश और सामने चावल का कागज। ये पल कोई काम नहीं, बल्कि एक पवित्र अनुष्ठान है। हर स्ट्रोक का उद्देश्य है, हर शब्दों के बीच की विराम आत्मा की सांस है। आप इस अनुष्ठान को अपने जीवन में दोहरा सकते हैं। एक शांत स्थान खोजें, गहरी सांस लें और लिखें जो आपका दिल कह नहीं पाया। सुंदरता मत खोजें, सच्चाई खोजें। और जब आप समाप्त करें तो अपने शब्दों को धीमे से पढ़ें। महसूस करें जो अब आपके भीतर नहीं है उसका वजन। यही लिखकर ठीक करना है। न भेजे गए पत्रों की शक्ति जापानी दर्शन तेगामी नोमिची में दिखाई देती है, यानी पत्र का मार्ग। बिना प्राप्तकर्ता के लिखने से दबी भावनाएं मुक्त होती हैं, चक्र बंद होते हैं और दर्द से विदाई मिलती है। आपको किसी के पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल खुद को सुनना जरूरी है। हर शब्द आत्मा की एक स्वीकार्यता है, और जब आप उसे आभारी होकर जलाते या मोड़ते हैं, आप स्वीकार करते हैं, यह अब मेरा नहीं है। कैलीग्राफी भी ध्यान बन सकती है। सोदो, जापानी कैलीग्राफी का मार्ग शरीर, मन और आत्मा को जोड़ता है। साधु इसे मन को शांत करने और आंतरिक ऊर्जा को निर्देशित करने के लिए अभ्यास करते थे। हर स्ट्रोक उपस्थिति का कार्य है। ब्रश झूठ नहीं बोल सकता। यदि मन अशांत है तो स्याही उसे प्रकट कर देती है। भावनात्मक लेखन में भी यही होता है। जब हम लिखने बैठते हैं, कागज हमारे आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब बनता है, कोई फिल्टर नहीं। और यही कारण है कि हम ठीक होते हैं, क्योंकि हम उसका सामना करते हैं जिसे हम अक्सर टालते हैं। लेखन भविष्य की ओर भी एक कार्य हो सकता है। जापान में मिराई नो तेगामी की प्रथा है, भविष्य के लिए पत्र। लोग खुद के लिए संदेश लिखते हैं जिन्हें वे सालों बाद पढ़ेंगे, यह याद करते हुए कि उन्होंने कितना बढ़ा, माफ किया और ठीक किया। आप भी ऐसा कर सकते हैं। अपने भविष्य के स्वयं को पत्र लिखें,
धैर्य, समझ और प्रेम का वादा करें, क्योंकि लिखकर ठीक करने की कला केवल अतीत को मुक्त नहीं करती बल्कि भविष्य का निर्माण भी करती है। जब आप लिखना समाप्त करें, सुधार या त्रुटि ढूंढने की चिंता न करें, बस शेष मौन को देखें। यह मौन आपकी आत्मा की शांति का प्रतिबिंब है। असली उपचार अंतिम शब्द लिखने में नहीं, बल्कि उस शांति में है जब आप अंततः अपनी सच्चाई कहते हैं। लिखकर ठीक करना भूलने या मिटाने का मतलब नहीं है, यह केवल शब्द लिखने से कहीं अधिक है। इसका अर्थ है करुणा के साथ याद करना, बिना निर्णय अपने आप को देखना, अपनी छायाओं को स्वीकार करना और कोमलता से खुद को अपनाना। हर दबा हुआ भाव, हर छुपा विचार, हर न बहाई गई आंसू, वह सब अपने स्थान पर आता है जब आप उसे लिखते हैं। हर बहता शब्द आपके भीतर के मंदिर की ओर एक सचेत कदम है, एक पवित्र स्थान जहां आत्मा विश्राम कर सकती है और सुन सकती है। हर दर्ज घाव एक द्वार बन जाता है जो आपको अपने बारे में कुछ सिखाता है। आपके डर, आपके नुकसान, आपकी असफलताएं और खुशियां आपकी मानवता का नक्शा बनाती हैं। जैसे ब्रश को कैलीग्राफी में जीवन देने के लिए स्याही चाहिए, वैसे ही आपको पूरी तरह से मौजूद रहने, अपने आप को पहचानने और स्वीकार करने के लिए अपनी कहानी चाहिए। इसे लिखने या पढ़ने से डरे नहीं। ऐसा करने से आप केवल अनुभव दर्ज नहीं करते, बल्कि खुद से पुनर्मिलन करते हैं, अपनी छिपी ताकतें पाते हैं और अपनी रोशनी और छाया को समझते हैं। लिखना साहस का कार्य है, आत्म प्रेम का अनुष्ठान और आंतरिक शांति तक एक पुल। यदि जापानी दर्शन की यह यात्रा आपको प्रेरित करती है, यदि कोई शब्द आपके भीतर उस हिस्से को छू गया जिसे सुना और समझा जाना था, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां हम पूर्वी ज्ञान, गहरी आत्मनिरीक्षण और मौन, सुंदरता और पूर्ण चेतना के माध्यम से आत्मा के उपचार में डूबते हैं। कमेंट में बताएं कि आज कौन सा शब्द या वाक्य आपको ठीक कर गया, आपको महसूस कराया, सोचने पर मजबूर किया या खुद से मेल जोल कराया। और कभी मत भूलें, आपके घाव आपको नहीं तोड़ते, वे आपको प्रकट करते हैं। हर दाग, हर याद, हर भावना एक शिक्षक है जो आपको आपके संपूर्ण अस्तित्व की ओर मार्गदर्शन करता है।